नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान की ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 3 तारीख यानी कल के पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, इसके पहले मैं आप सभी लोगों को 2 नंबर के, 3 नंबर के इन सभी क्वेश्चन को मैं बता दिया हूं, और अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे इन सभी को मैं आपको डिटेल से समझाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहें। सभी स्टूडेंट्स मैं कहना चाहूँगा, देखिए अब इसके पहले हिंदी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के था, जो भी मैंने बताया सब के सब क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा पेपर गया है बच्चों का। और कल मैथ का पेपर था, मैथ का पेपर भी मैं जो लाइव क्लासेस पीछे चलाया और जो एक दिन पहले चलाया वो सब के सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से आएंगे, इसके लिए आपको तनिक भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य साथी भी आपके इस अवसर का लाभ ले सके, क्योंकि उनका भी सपना है, उनके माता पिता का भी सपना है वो साकार हो सके। तो चलिए, आज हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन, कितने नंबर, जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है आज शाम को आप लोग लाइव क्लास से जुड़े रहेंगे, और इसमें हम आप लोगों को जो है डायग्राम कैसे बनाया जाए एकदम सिंपल वे में, जितना भी आज मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका डायग्राम भी मैं आपको क्या करूँगा उसमें समझाऊंगा। पहले इसको आप लोग अच्छे से क्या करें, देख लें, समझ लें। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बाबू, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। और इसका डायग्राम तो आप लोग जानते ही होंगे, डायग्राम बनाना आपको सिखा दिया जाएगा। इसमें आपको क्या क्या हेडिंग तैयार करना है, क्या क्या लिखना है। जब इसका उत्तर लिखेंगे तो नर जनन तंत्र का फिगर तो आपको बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले हेडिंग आप डालोगे कि लिखोगे नर जनन तंत्र में निम्न भाग होते हैं। ठीक है, जब सचित्र वर्णन करोगे तो लिखोगे कि नर जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट आपको याद रखना होगा वृषण। ठीक है, सेकेंड अधिवृषण। ठीक है बाबू, ये आप लोग क्या करोगे, याद करते चलोगे। ठीक है, तीसरा है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। एंड डी चौथा है शुक्राशय। ये नंबर कम से कम 4 तो आपको क्या करना है बाबू, याद करना है। ठीक है, फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद ये आप लोग क्या करेंगे, ये पोर्शन याद कर लेंगे। वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, ऐसे हेडिंग डाल लेंगे। लिखेंगे नर जनतंत्र में निम्न भाग होते हैं, उसके बाद ये चारों हेडिंग डाल लेंगे, और उसके बाद 2 या 3 का क्या करेंगे, वर्णन कर देंगे। जैसे आप फिर हेडिंग डालोगे वृषण, इसको मैं समझा दे रहा हूँ वृषण क्या होता है। लिखेंगे कि यह नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। जो वृषण होता है वह क्या होता है, नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होती है। किसमें बंद होती है, एक थैलीनुमा संरचना में बंद होती है, जिसे वृषण कहते हैं। कितना सिंपल वे में है, याद हो जाएगा कि नहीं। क्या लिखेंगे, यह नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है, यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है, जिसे वृषण कोश कहते हैं। ठीक है जी, बोलो। और इसके आगे थोड़ा और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, इसकी संख्या 2 होती है। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है तथा टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का विस्तार होता है। इसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है वृषण में, याद रखना,
टेस्टोस्टेरोन, इस हार्मोन का नाम याद कर लेना, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, यही नामक हार्मोन, ये तो जरूर याद कर लेना कि वृषण में कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है। उसके बाद हेडिंग डालना अधिवृषण। इसमें क्या लिखेंगे, यह वृषण के ऊपर एक कुंडलित अवस्था में होती है। यह लगभग 6 सेमी लंबी, संकरी व अत्यधिक कुंडलित नलिका है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। अधिवृषण में जो होता है शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है। ठीक है बाबू, तो लिख लेंगे। उसके बाद हेडिंग डालना शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या है, यह लगभग 20 से 25 सेमी लंबी एक नलिका होती है। क्या लिखेंगे, अगर कापी लेके बैठे हो तो लिखते भी चलो, तो आराम से सुनो, याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम इसको शांति से सुनो, एकदम याद भी हो जाएगा। क्या लिखेंगे, यह लगभग 20 से 25 सेमी लंबी, बस ये पॉइंट याद रखना, कितना, 20 से 25 सेमी लंबी नलिका। ये पॉइंट याद करोगे तो लिख लोगे कि यह लगभग 20 से 25 सेमी लंबी नलिका होती है, जो वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है। ठीक है, यह शुक्राशय वाहिनी से जुड़कर स्खलन वाहिनी क्या करती है, बनाती है। यह पॉइंट याद रखना। ठीक है, चलिए शुक्राशय में क्या लिखोगे, बस आपको हेडिंग बनाने के बाद 3 कम से कम लिख देना तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। या और शुक्राशय के बारे में क्या लिख सकते हो कि यह एक मांसल थैलीनुमा संरचना होती है। शुक्राशय में क्या लिखेंगे, यह एक मांसल थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं तथा शुक्राणुओं का पोषण होता है। ठीक है, और ये सब लिख लोगे ना। और इसके बाद चाहो तो आप शिश्न मूत्र वाहिनी, ये भी आप नीचे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो शिश्न में क्या लिखोगे, यह एक ऐसी मांसल संरचना होती है जो त्वचा से क्या रहता है, ढका रहता है। यह एक मैथुन अंग है जो संभोग के दौरान योनि में शुक्राणुओं का स्थानांतरित करता है। आप शिश्न भी लिख सकते हो यहाँ पे। और एक और बना सकते हो मूत्रवाहिनी, क्या, मूत्रवाहिनी। ठीक है, इसमें भी चाहो लिख सकते हो कि मूत्राशय में एक वाहिनी निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह शुक्राणु तथा मूत्र दोनों के बाहर आने का मार्ग होता है। तो बस आप हेडिंग बना लेना DEF तक, और इसके बाद जो है 2-3 का वर्णन कर लेना, फिगर अच्छे से बना लेना, डायग्राम आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, चलिए बाबू, अब इसके बाद जो होता है सेकेंड क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ये जो मैं हेडिंग बना रहा हूँ, हेडिंग जरूर आप याद करो, क्योंकि हेडिंग याद रहेगा तो इसके बारे में आप जो मैं समझा रहा हूँ कुछ ना कुछ लिख लोगे, और कुछ ना कुछ लिख लोगे, नंबर पूरा मिलेगा, इतना जान लेना। सबसे पहले डायग्राम तो मैं नर अजनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का बताऊंगा, और पहले आपको बताया भी गया होगा, है कि नहीं, लेकिन आपको अच्छे समझाया जा रहा है, इसको समझिए। जब मादा जनन तंत्र का बना लोगे, शाम को डायग्राम बनाना हम सिखाएंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालना कि मादा जनन तंत्र में निम्न भाग शामिल होते हैं। ठीक है जी, अब बस रोमन अंक में 1 2 3 करके पहले हेडिंग डालना। पहला क्या है, अंडाशय। ठीक है जी, सेकेंड अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। ठीक है बाबू, तीसरा है गर्भाशय, एंड चौथा है योनि। ठीक है, तो जब आप ऐसे हेडिंग डालोगे बाबू, अब इसके बाद फिर पहला हेडिंग डालना अंडाशय, है कि नहीं। तो 4 लाइन तो ये कवर हो गया, और उसके बाद नीचे फिर अंडाशय डाल के हेडिंग डालोगे तो ये आपको अच्छा भी लगेगा,
और पेज भी भरेंगे और नंबर भी अच्छा मिलेगा। अंडाशय में क्या लिखना है, मेन चीज समझो कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होता है। ठीक है, यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। लिखेंगे मादा जो अंडाशय होता है वह क्या होता है, मादा जनन तंत्र का क्या होता है जी, प्रमुख अंग होता है। ठीक है, यह मादा जनन तंत्र का क्या होता है, प्रमुख अंग होता है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण तथा अंतःस्रावी हार्मोन्स क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। इसमें कौन सा हार्मोन्स होता है, देखो याद रखना, हार्मोन्स ये आप याद करो। इसमें एक होता है आपको एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और दूसरा क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स। ठीक है, अब इसके बाद अंडवाहिनी में क्या लिखेंगे, अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। लिख लेंगे ना, अगर कॉपी लेके बैठे हो तो लिखो कि अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब जो है नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय में क्या लिखेंगे, इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। गर्भाशय कैसा होता है, एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। यह शुक्राणु को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, यह शुक्राणु को कहाँ तक, अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करती है। गर्भाशय में ही भ्रूण का भरण पोषण होता है। भ्रूण का भरण पोषण किसमें होता है, गर्भाशय में होता है। और गर्भाशय पीछे की ओर एक शंकरी नलिका में खुलती है जिसे गर्भाशय ग्रीवा भी कहते हैं। ठीक, अब योनि, योनि में क्या लिखेंगे, यह मादा का वाह्य जननांग होता है। जो योनि होती है वह मादा का क्या होता है, वाह्य जननांग होता है, जो एक निचले मांसपेशियों से बना होता है, निचली कह रहे लचीले, जो एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है। यह संभोग के दौरान शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। ठीक है, योनि जो होता है संभोग के दौरान शुक्राणुओं को क्या करता है, ग्रहण करता है तथा गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोग जरूर लिख लेंगे। बस ये आप लोग टॉपिक इतना इतना याद कर लो, आपको सभी के सभी क्वेश्चन जरूर अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए बाबू, अब आज का जो है तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए इसलिए क्वेश्चन को मैं समझाते चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और इसको आप स्किप करके अगर देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको आप लोग क्या करें, देखते चलें। चलिए बाबू नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन करें। ठीक है बाबू, ये लघु बीजाणुधानी की संरचना की सचित्र वर्णन हमको करना है। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में आपको समझा दूं, फिगर तो डायग्राम बताया जाएगा और आप लोग देख भी लीजिएगा, बहुत सिंपल डायग्राम है कि लघु बीजाणुधानी एक बेलनाकार संरचना होती है। आप फिगर बनाने के बाद लिखोगे, जो प्रत्येक परागकोश के दोनों सतहों पर होती है। इसकी रचना में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन सा, पहला जो होता है बाबू बाह्य त्वचा, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अंतस्थिशियम। क्या होता है, अंतस्थिशियम होता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसकी क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे। ये दो पार्ट हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है आप बाह्य त्वचा क्या होता है, अंतस्थिशियम क्या होता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे।
जैसे वायु त्वचा में क्या लिखेंगे कि यह पराग कोश की सबसे बाहरी परत होती है जिसका मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग जरूर याद कर लेंगे। और चलिए इसके बाद जो है आप याद करेंगे अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, फिगर को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है बाबू, लघु विचारधानी की संरचना का वर्णन। ठीक है, जब इसको फिगर बनाया जाएगा तो इसमें आप समझ जाओगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपको तैयार करना है क्या बाबू, भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है जी, आप देखो भ्रूणपोष क्या है, पहले इसके बारे में समझ लो अच्छे से। लिखेंगे भ्रूणकोश एक पोषक ऊतक है जिसका निर्माण पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद होता है। ठीक है, भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है और यह मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों नाम जरूर याद रखेंगे। लिखेंगे क्या, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये सब अगर याद रहेगा तो आप इसमें लिख लोगे। ठीक है, पहला क्या है, केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है, ऐसे आप लिख लेना। दूसरा जो है आपका कोशिकीय भ्रूणपोष। एंड थर्ड है हेलिबियल भ्रूणपोष। ठीक है, ये 3 हेडिंग आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे केंद्रीय भ्रूणपोष क्या होता है इसके बारे में जरा समझ लीजिए कि इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास में भ्रूणकोश केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत केंद्रक बनता है जो बाद में परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं। भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रिक रितिका बन जाती है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे। हेडिंग डालने के बाद दो का क्या करना, वर्णन कर देना। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको जरूर समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से आप क्या करेंगे बाबू, तैयारी कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है लिंग संलग्न वंशागति क्या है, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिंग संलग्न वंशागत, आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे तो क्या है इसके बारे में समझो। क्या लिखेंगे, प्राणियों में, कलम लेके बैठे हो तो लिख लो, प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागत उनके लिंग से संबंधित होती है, अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जिन लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हेडिंग डालेंगे लिंग संलग्न लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 पॉइंट याद रखना, इसमें आप 3 पॉइंट याद रखना आंसर में कि लिंग संलग्न लक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है यक्ष संलग्न लक्षण। ठीक है जी, दूसरा वाई संलग्न लक्षण, तीसरा एक्स वाई संलग्न लक्षण। अब अगर ये हेडिंग आपको तैयार रहेंगे तो आप इसमें क्या करोगे, लिख लोगे, नंबर कटने वाला नहीं है आपका। ठीक है, चलिए
एक चीज, कभी कभी टिप्पणी एक ही साथ 2-3 टिप्पणियां पूछ सकती हैं। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन देखें, एक आता है, कौन सा नंबर हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। डीएनए बहुत महत्वपूर्ण है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डीएनए का द्विकुंडली ऐसे आपको बनाया गया है, ये डायग्राम हम आपको सिखा देंगे। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए, ये कुछ टिप्पणियां एक साथ में, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ टिप्पणियां या कुछ परिभाषा एक साथ में पूछी जा सकती हैं। जैसे आपको पूछ सकता है कि क्या नाम है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है, आप इसके बारे में ज़रा जान लो कि जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो 5 या 10 मिनट में रक्त जमने लगता है, अर्थात रक्त का थक्का बनने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति में चोट लगने के बाद रक्त का थक्का जमता ही नहीं है या बहुत देर से जमता है, तो इस विकार को हीमोफीलिया कहते हैं। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, बहुत सिंपल वे में बोलो। ठीक है, चलिए, अब जो है सेकेंड आपसे टिप्पणी में वही पूछ सकता है फिर, वर्णांधता, मतलब एक ही साथ तीनों दे देगा तो लांग बन जाएगा। वर्णांधता, अब देखो वर्णांधता क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लो कि वर्णांधता एक यक्ष संलग्न अप्रभावी लक्षण होता है। इसमें रोग करक जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। इसमें व्यक्ति कुछ विशेष रंगों जैसे लाल व हरे रंग में अंतर नहीं बना पाता है। ठीक है, कलर में दिक्कतें होती हैं। इस कारण वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। इस रोग का लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, मतलब कलर को अच्छे से क्या करता है, वो पहचान नहीं पाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्णांधता होता है। तो बहुत बड़ा कठिन नहीं है, आप लोग इसको क्या कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बाबू, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, आनुवंशिक कोट क्या है। आनुवंशिक कोट क्या है, इसकी विशेषताएं लिखें। ठीक है, तो आनुवंशिक कोट क्या है, इसकी विशेषताएं लिखना है, इसको लिख लेंगे ना। चलिए इसको भी लिख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मानव शुक्राणु का सचित्र वर्णन। ये शुक्राणु का चित्र बनाना होता है, डायग्राम तो मैं आपको बताऊंगा ही, उसको देख लीजिएगा। और आनुवंशिकी कोट ये जो मैंने बताया इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है बाबू, और जैसे एक प्रकार जो टिप्पणी वर्णांधता का है ना, एक और कह सकता है कि मानव के विकास पर, जैसे मानव के विकास पर भी टिप्पणी आ सकता है, तो मानव के विकास पर टिप्पणी भी आपको लिखना है। ठीक है, क्या होगा इसके बारे में समझ लो, मानव के विकास पर टिप्पणी अगर कहता है, लिखेंगे अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया में कुछ मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ये सभी मायोसीन एवं पूर्व प्लियोसीन काल में प्राप्त हुए हैं। मानव उद्भव प्लास्टिसीन युग में हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कभी कभी अलग अलग मानव के बारे में पूछ सकता है, जैसे कह देगा या इसके बारे में और भी बड़ा लिखेंगे तो लिख लेंगे, पहला है राम पीथेकेस मानव। राम पीथेकेस मानव क्या होता है, इसका विकास, कभी कभी ऐसे ही पूछ देगा, राम पीथेकेस मानव क्या होता है। इसका विकास लगभग 1 करोड़ साल पहले मायोसीन युग में हुआ था। भारत की शिवालिक पहाड़ियों पर इसके जीवाश्म प्राप्त हुए। ठीक है बाबू, लिख लेंगे ना। चलिए, उसके बाद जो है दूसरा आपका
जावा मानव होता है। दूसरा क्या होता है? जावा मानव। याद रखिएगा, पहला वो हो गया, दूसरा क्या हो गया? जावा मानव। अगर आपसे पूछा जाए जावा मानव क्या होता है, तो इस मानव का विकास पूर्व तथा मध्य प्लेस्टोसीन युग में लगभग 6 लाख वर्ष पहले हुआ था। ठीक है। इसका जीवाश्म जावा के त्रिनेल स्थान से प्राप्त हुआ। इसकी कपाल क्षमता 750 से 1000 सीसी थी। ठीक है। ये अग्नि का प्रयोग करना जानते थे, तो इसके बारे में लिख देंगे, ये जावा मानव होते हैं। ठीक है। और तीसरा एक होता है निएंडरस्थल मानव। निएंडरस्थल मानव में क्या लिखेंगे? तीसरा क्या होता है इसमें? निएंडरस निएंडरथल मानव। ठीक है। तो लिखेंगे इसका विकास लगभग 1,50,000 वर्ष पूर्व हुआ तथा जीवाश्म एंडेरथल नदी यानी ब्रैकेट में जर्मनी से प्राप्त हुआ। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, ये लगभग 25,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गया। तो बहुत बड़ा कठिन नहीं है, इसको आप लोग जरूर समझ लीजिएगा। और कभी कभी देखिए, चौथा जो मानव में है, ये सभी मानव के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, पूछ सकता है। जैसे क्रोमैग्नान मानव, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्रोमैग्नान मानव कभी कभी पूछ देता है, क्रोमैग्नान मानव क्या है? तो लिखेंगे इसमें, ये 50,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुए तथा 20,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गया। समझ में आया? सेकेंड में आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। सेकेंड में लिखोगे इसका जीवाश्म क्रोमैग्नान के पत्थरों से प्राप्त हुआ। तीसरा चाहो लिख सकते हो, यह सीधे मानव के पूर्वज माने जाते हैं। अन्य लिख सकते हो नेक्स्ट, इसमें मुलायम पैर व गुफा में रहने वाले शिकारी थे। ठीक है। और अगला पॉइंट लिख सकते हो कि इनकी कपाल क्षमता 1600 सीसी थी, जो आधुनिक मानव से अधिक थी। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये सब कुछ मानव के बारे में आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। मानव जीनोम परियोजना क्या है? इनकी विशेषताएं लिखें। ठीक है। मानव जीनोम क्या है, इनकी विशेषताएं लिखें। इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिएगा, जैसे इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन में बताया था, क्या वो इसमें तो नहीं शामिल होगा, जैसे उसमें 3 नंबर वाले में बताया था, तो लांग में भी आ सकता है। क्या था? जैसे मलेरिया, है कि नहीं? आपको बताया था कि नहीं? तो मलेरिया किसे कहते हैं? मलेरिया रोगजनक कारक है। लक्षण तथा बचाव के उपाय लिखना है। तो मलेरिया के बारे में अगर आता है तो मलेरिया के बारे में लिख लोगे कि नहीं? बताओ, मलेरिया में क्या लिखेंगे, कारक में क्या लिखेंगे? मलेरिया, ध्यान समझो, मलेरिया के बारे में अच्छे समझो कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से होता है। इसके याद रखना, कौन सी प्रोटोजुआ? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ, याद कर लेना, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ। ठीक है। यह एक द्विपोषधी परजीवी है, जिसमें प्राथमिक पोषक मानव तथा द्वितीयक पोषक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ठीक। और उसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे? संक्रमण। संक्रमण में क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसमें कारक लिख देना, उसके बाद संक्रमण लिख देना कि यह संक्रमित मादा एनाफिलीज किसी व्यक्ति को जब काटती है तो क्या होता है? प्लाज्मोडियम व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। शुरू में परजीवी यकृत में अपना संख्या बढ़ाते हैं, फिर आरबीसी पर आक्रमण करते हैं, जिससे वह फट जाता है, जिससे इससे एक टॉक्सिन पदार्थ हीमोजाइन निकलता है,
ये ठिठुरन व तीव्र ज्वर उत्पन्न करता है। देखते होंगे मलेरिया में बहुत ठंडी लगती है कि नहीं। अब इसके लक्षण क्या लिखेंगे, मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं, ध्यान समझो, ये समझने वाली चीज़ है, एकदम अच्छे से भी तुरंत समझ लो। पहला क्या लक्षण, रोगी को भूख नहीं लगेगी। दूसरा, रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है, बहुत तेज बुखार होने लगेगा। और रोगी का जी मिचलने लगता है, मतलब उसको उल्टियाँ जैसे होने लगती है, लेकिन उल्टी होती नहीं है। उसके बाद पेशियां व जोड़ों में तीव्र दर्द होता है, पूरे शरीर में अकड़न होने लगती है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे बाबू उपचार। उपचार में क्या लिखेंगे कि मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्ष पहले से कुनैन व परंपरागत औषधि दी जाती है। इसकी जो दवा है, ठीक है, 300 वर्ष पहले से ही। और इसमें देखो दवा में जो है मलेरिया क्लोरोक्विन नामक एक दवा आती है, वो इस्तेमाल किया जाता है सबसे अधिक, मलेरिया क्लोरोक्विन, यह मलेरिया की क्या है, दवा है। फिर बचाव के उपाय लिखेंगे, इससे कैसे बचेंगे, ये देखो एकदम सिंपल वे में है, कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है। सबसे पहली बात, मलेरिया से मच्छरों से कैसे बचेंगे, अपने आसपास सफाई की व्यवस्था रखें, पहला पॉइंट। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। दूसरा पॉइंट, जहां जल जमा हो वहां डीडीटी का छिड़काव कराएं, या मिट्टी का तेल क्या करना चाहिए, डाल देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, यही सब आपको क्या करना है, लिखना है। तो मलेरिया के बारे में जान ही रहे हो। हाँ, एक चीज और, एड्स, एड्स रोग के संचरण, लक्षण तथा नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है जी। अब देखो एड्स के बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में समझ लो ध्यान से, कि यह रोग HIV वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। कौन से वायरस के द्वारा, HIV वायरस के द्वारा, याद रखना। जिस व्यक्ति में HIV वायरस होता है उसे HIV पॉजिटिव कहते हैं। HIV वायरस हमारे रक्त में उपस्थित, ठीक है, कि लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कणिकाओं को धीरे धीरे क्या करता है, नष्ट करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी जो हमारे शरीर में WBC होता है ना, उसको क्या करता है, वो नष्ट कर देता है। और WBC क्या होता है, वह हमारे शरीर में क्या करता है, जैसे फौज होते हैं ना, जैसे मान लो आप, हमारे देश की सुरक्षा कौन करता है, फौज करते हैं, है कि नहीं, आर्मी के जवान वगैरह करते हैं ना। तो इसी प्रकार हमारे शरीर की रक्षा जो है वो WBC होती है, वही करती है। तो उसको ये बताओ धीरे धीरे नष्ट कर देगा, तो हम उस दुश्मन से लड़ाई नहीं कर पाएंगे, यानी बीमारियां हमारे ऊपर क्या होने लगेंगी, हावी होने लगेंगी। अब रोग का संचरण क्या होगा, कि इस रोग का संचरण संक्रमित व्यक्ति के रक्त, देखो संक्रमित व्यक्ति के रक्त, अगर किसी को एड्स है तो उसके रक्त से, अगर आपके कहीं भी मान लीजिए आपका कहीं थोड़ा सा कट है, कट का निशान, उसका ब्लड अगर वो आ गया संपर्क में तो हो सकता है, वीर्य से, योनि द्रव आदि के द्वारा इसमें हो जाता है। ठीक है जी। अब एड्स के लक्षण क्या है, ठीक, लक्षण देखो कैसे पहचानेंगे, बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित होना, बार बार रोगों से ग्रसित होगा। दूसरा, टीबी, कैंसर, निमोनिया आदि रोगों का इलाज के बाद भी ठीक न होना, जैसे मान लो किसी को टीबी है, कैंसर है, निमोनिया है, और बार बार इलाज किया जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो भी संभावना बनती है एड्स के। थर्ड, सांस लेने में तकलीफ होना। फोर्थ, धीरे धीरे शरीर के भार में कमी होना। और नेक्स्ट, सिर दर्द व चक्कर आना। तो लिख लेंगे ना, बहुत सिंपल वे में है। कापी है तो कापी लेके बैठो, नहीं तो इसको 2 बार सुनोगे एकदम याद हो जाएगा। एड्स से बचाव के उपाय क्या लिखेंगे, कि पहला, रक्त ग्रहण करते समय उस व्यक्ति की HIV जांच करवानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात उसकी HIV जांच करवाइए। दूसरा, यौन संबंध बनाते समय सुरक्षा अपनानी चाहिए। ठीक है। तीसरा, वेश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए, जो वेश्याएं हैं उनसे क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और सुई से नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत बड़ा कठिन नहीं है कि आप इसको ना याद कर पाओ, है कि नहीं बाबू। इसके बाद इसी में या कैंसर के बारे में पूछ सकता है कि कैंसर क्या है। ठीक है, कारण, उपचार का वर्णन। देखो डेंगू, याद रखना, डेंगू तो इसमें हम बताए हैं, डेंगू देख लेना है, एड्स देख ही लिए हो, कैंसर देखना है, मलेरिया देखना है कि नहीं। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है। कैंसर जनबे करते हो, कैंसर क्या होता है जी, जब शरीर के किसी एक भाग
ध्यान समझो, जब शरीर के किसी एक भाग या ऊतक की कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण गांठ का निर्माण होता है, उसे कैंसर कहते हैं। गांठ के निर्माण को क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। और गांठ यानी ट्यूमर दो प्रकार का होता है। पहला एक होता है सुदम या अर्बुद ट्यूमर होता है, और दूसरा होता है क्या? दुदुर में ट्यूमर होता है। समझ में आया? तो इससे आप लोग क्या करेंगे? कैंसर को अच्छे से देख लेंगे। अच्छा, कैंसर के कारक क्या है? कैंसर के कारक क्या है? जैसे एक्स किरणें, यूवी किरणें, फैक्ट्री से निकलने वाली धुआं, कांगरी, तंबाकू, सिगरेट, इन सभी से क्या होता है? कैंसर होता है। ये कैंसर के कारक हैं। कैंसर के लक्षण क्या है? आप लिख देंगे कैंसर की कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। ठीक है। ट्यूमर निरंतर वृद्धि करता है, बढ़ने लगता है। बोलो। पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, शरीर के भार में निरंतर कमी होती है। और इसके उपचार क्या है? उपचार में लिखेंगे कैंसर के उपचार के लिए सर्जरी का होना, एक्सरे, कोबाल्ट 60 विकिरण आदि का प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के बारे में आप लोग अच्छे से क्या करेंगे बाबू? तैयारी कर लेंगे। चलिए, इसके बाद एक आपको देखना, वाहित मल क्या है? बहुत सिंपल है सर। वाहित मल क्या है? वाहित मल के उपचार का वर्णन करें। अब देखो, वाहित मल बहुत सिंपल है जी। वाहित मल क्या होता है? आप क्या लिखेंगे इसके बारे में समझ लो। शहरों, नगरों, कस्बों आदि के घरों एवं कार्यालय द्वारा निकाला मलमूत्र जो नालियों में बहता है, उसे वाहित मल कहते हैं। इनमें अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के रोग जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिस आदि उत्पन्न करते हैं। ये तो वाहित मल होता है। वाहित मल माने क्या होता है? गंदगी, है कि नहीं? और वाहित मल उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार लिख सकते हो, ठीक है। फिर द्वितीयक उपचार लिख सकते हो और तृतीयक उपचार लिख सकते हो। ऐसे हेडिंग बना के आप क्या करना? लिख लेना। ठीक है बाबू। चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। ठीक है जी। अब घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या है? आप लिखेंगे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व। पहला आपको पता होगा, पहला क्या हेडिंग डालेंगे? दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में। दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में हेडिंग केवल तैयार कर लो। डबल रोटी के निर्माण में। डबल रोटी के निर्माण में, और इसके बारे में बस लिख देना। ठीक है। डबल रोटी के निर्माण में। तीसरा आप क्या लिख सकते हो? प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में। प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में। ठीक है बाबू। तो इसके बारे में आप क्या करना? थोड़ा थोड़ा लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है बाबू। तो वाहित मल आपको जरूर समझ में आ गया होगा, और घरेलू उत्पाद वाला भी समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? चलिए, क्वेश्चन ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो है आपका, बायोगैस क्या है? बायोगैस क्या है? ठीक है। तो इसका सचित्र वर्णन करें। ठीक है। तो बायोगैस का सचित्र वर्णन करना है। समझ में आया? तो बायोगैस क्या होता है, आप इसके बारे में समझ लो जरा। कि बायोगैस विभिन्न प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है, जिससे मुख्यतः क्या? मेथेन। मेथेन कितना? 50 से 70%। CO2 गैस 30 से 40%। व अन्य गैसों में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एथिलीन आदि शामिल होते हैं। यह गैस मानव व पशुओं के मल मूत्रों, गोबर से तैयार की जाती है, इसलिए इसे गोबर गैस भी कहते हैं। जो बायोगैस होता है इसको हम क्या कहते हैं? गोबर गैस भी कहते हैं। समझ में आया? अब गोबर गैस संयंत्र में निम्न भाग होते हैं। क्या क्या भाग होते हैं? पहला पॉइंट बना के लिख सकते हो। गोबर पानी टैंक, गैस होल्डर, डाइजेस्टर टैंक, है कि नहीं? और इसका एक क्या करना? फिगर बना लेना। ठीक है बाबू। डायग्राम तो हम बनाना सिखा देंगे लाइव में।
तो ये बायोगैस तो लिख लेंगे ना। बायोगैस के फायदे अगर आपसे पूछा जाए क्या फायदा है बताओ, बोलो। सबसे पहली बात तो लिखेंगे इसमें आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। दूसरा, इसे भोजन पकाने, रोशनी व अन्य मशीनों व ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे बने उत्पाद को उर्वरक के रूप में काम लिया जाता है। इससे प्रदूषण नहीं होता है कि नहीं। चलो बाबू, एक क्वेश्चन और देखेंगे। डीएनए पुनर्योगज की व्याख्या, ये 3 नंबर में पूछ सकता है। ये 5 नंबर नहीं, 3 नंबर में पूछ सकता है। तो इसको अभी आप क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है बाबू। चलिए, इसके बाद आपको देखना है क्या, पारितंत्र के जैविक पारितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटक का वर्णन। ठीक है, पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटक के बारे में देख लीजिएगा। समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जैविक और अजैविक घटक किसे कहते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है, समष्टि वृद्धि को परिभाषित करें। समष्टि वृद्धि को परिभाषित करें। फिर समष्टि वृद्धि के लाक्षणिक, ठीक है, प्रतिरूप मॉडल का वर्णन करें। ये आ जाएगा। ठीक है, तो समष्टि वृद्धि किसे कहते हैं इसके बारे में देख लेंगे। तो समष्टि वृद्धि क्या होता है पता है जी, देखो समझ लो। प्रत्येक जाति की वृद्धि एवं लाक्षणिक प्रतिरूप के साथ बढ़ती है। इन लाक्षणिक प्रतिरूप को ही वृद्धि वक्र कहते हैं। वृद्धि वक्र 2 प्रकार के होते हैं। इसमें लिखना का, वृद्धि वक्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यश वक्र या सिग्माइड वक्र। सिग्माइड वक्र, ठीक है बाबू, इसको याद कर लेना। और दूसरा जो होता है जे वक्र या ज्यामिति वक्र। इसको आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बाबू, एकदम निश्चित रूप से आप लोग आश्वस्त होकर तैयारी करें। और निश्चित रूप से बोर्ड एग्जामिनेशन में चाहे कोई भी सेट बनेगा, मैंने ऐसे क्वेश्चन को ढूंढा, चाहे कोई भी क्वेश्चन बने, कोई भी सेट बने, आपको ये क्वेश्चन आना है तो आना ही है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड का वर्णन, इसको देख लेना। कभी कभी ये 3 नंबर में भी आ जाता है, छोटा सा है। पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है जी। चलो बाबू, अब जो है इसके बाद देख लीजिएगा, जैव विविधता की क्षति के कारण। ये 3 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है, नहीं आएगा तो 5 नंबर में आ सकता है। जैव विविधता के क्षति के कारण का वर्णन करना है। ठीक है बाबू, क्षति के कारण का क्या करना है, वर्णन करना है। या कह सकता है कि जैव विविधता के संरक्षण का वर्णन करें। जैव विविधता के क्षति के कारण कह सकता है, या जैव विविधता संरक्षण का क्या करें, वर्णन करें। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बढ़िया से तैयारी करें। और याद रखिएगा कि डायग्राम, आप लोग सबसे पहले तो ये सब थ्योरी अच्छे से याद कर लो, और डायग्राम भी जो भी है उसको आप लोग देख लो। और डायग्राम बनाना मैं आपको क्या करूँगा, शाम को लेकर के आऊँगा, और लाइव क्लास में कैसे बनाना है वो आपको क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है बाबू, तो आई होप आप सभी लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन
बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको तैयारी करें। चाहे कोई भी सेट बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन सभी सेटों में ये क्वेश्चन आने हैं। तो चलिए अच्छे से तैयारी करें और इसके बाद शाम को पुनः मैं लाइव क्लास से जुड़ूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।